Hello and welcome to Code On, guys. Whether you are beginner or looking to enhance your skills, join our comprehensive Monstack वेब डेवलपमेंट कोर्स। ये कोर्स फ्री है एंड मैं आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस सीरीज ऑफर्स स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू मास्टर्स MongoDB, Express.js, React.js and Node.js. Subscribe now and start your journey towards becoming a proficient full stack developer. So let's learn. पिछली वीडियो में हमने ओपी के कंसेप्ट देखे थे। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब इस वीडियो में मैं आपको ओपी के कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स बताऊंगी। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कंपनीज में प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो ये डिज़ाइन पैटर्न्स हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। तो ये वीडियो अच्छे से और ध्यान दे के देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंटरव्यूज़ में भी इस पर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स डिस्कस करेंगे, जैसे सॉलिड क्या होता है, देन ड्राई क्या होता है, याग्नि क्या होता है, किस क्या डिज़ाइन पैटर्न है, कैसे वर्क करता है। ये सारे जो डिज़ाइन पैटर्न है ये कैसे वर्क करते हैं, मैं आपको सब इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। डिज़ाइन पैटर्न्स आर फॉर्मलाइज्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होता है, देखिए, कोई भी चीज़ करने का एक तरीका होता है ना, उसे बोलते हैं हम बेस्ट प्रैक्टिसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम देते हैं हम, तो पहले हमें आंसर शीट मिलती है। उस आंसर शीट पर हम डिटेल्स लिखते हैं, हमारा सीट नंबर ETC। फिर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, फिर आंसर लिखते हैं ना हम। आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है। पहले हम क्वेश्चन नंबर डालेंगे, फिर उस क्वेश्चन नंबर में ABC कौन से क्वेश्चन का हम आंसर लिखने वाले हैं वो लिखेंगे, फिर आगे की चीज़ें लिखेंगे ना, उसे बोलते हैं हम बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर हम ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करके हमारा आंसर शीट लिखेंगे, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा, वो आउटपुट अच्छा निकलेगा ना, वो आंसर शीट देखने में अच्छा होगा। वो चेक करने वाला है इजीली चेक कर पाएगा, इजीली पढ़ पाएगा, उसको इजीली समझ आएगा। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन नंबर वगैरह डाला होगा, तो अच्छे फॉर्मेट में अगर आपने लिखा होगा वो फॉर्मेट फॉलो करके, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने से क्या होता है, कोड रिवर्स्ड होता है। रिवर्स्ड मतलब विद इन लेस कोड वी कैन अचीव मोर फंक्शनैलिटीज। कोड स्केलेबल होता है, मेंटेनेबल होता है, अचीवेबल होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू डिमांड रिस्पॉन्स इंक्रीज करते आना चाहिए हमको। कोड इजीली स्केल अप एंड स्केल डाउन होता है और इजीली मेंटेन भी हो जाता है, अगर आप अच्छे से बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करो तो। ओके, देन पहला डिज़ाइन पैटर्न है हमारा सॉलिड। इस वीडियो में हम अपना पहला डिज़ाइन पैटर्न देखेंगे, सॉलिड। अभी देखो, सॉलिड सॉलिड ये जो डिज़ाइन पैटर्न है ना, इसमें हर एक अल्फ़ाबेट का अपना अलग अलग मीनिंग है। S का अलग मीनिंग है, O का अलग मीनिंग है, L का अपना मीनिंग है, I का अपना मीनिंग है और D का अपना सेपरेट मीनिंग है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो, S फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, O फॉर ओपन क्लोज प्रिंसिपल, L फॉर लिस्कोज सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, I फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन एंड D फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन। ये 5 प्रिंसिपल्स मिलाकर सॉलिड बनता है। ये प्रिंसिपल्स को यूज़ करके अगर सॉफ्टवेयर बनाया हमने, तो वो सॉफ्टवेयर सिस्टम ज़्यादा स्केलेबल, ज़्यादा मेंटेनेबल एंड ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनता है। एक एक प्रिंसिपल समझाती हूँ मैं आपको डिटेल में। पहला प्रिंसिपल है हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, SRP शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो अभी SRP क्या होता है। SRP में आपका एक क्लास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करेगा। एक से ज़्यादा मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ आप एक ही क्लास में नहीं डाल सकते। रिमेंबर दिस, क्लास और मेथड को मॉडिफाई करने के लिए एक ही रीज़न होना चाहिए। केस स्टडीज़ में दिखाती हूँ मैं आपको, अच्छे से ध्यान दे के देखिएगा। सी, ये मैंने एक सॉलिड का केस स्टडी बनाया है और ओके, इसका ये केस स्टडी है। देखिए, इस केस स्टडी में देखिए, यहाँ पर मैंने एक क्लास लिया है, क्लास का नाम है ऑर्डर प्रोसेसर। ये क्लास मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि ये टास्क ऑर्डर भी प्रोसेस करेगा। देन ये जो टास्क है ये इनवॉइस भी जनरेट कर रहा है, यहाँ पे लिखा है ना जनरेट इनवॉइस। देन ये क्लास, सेम क्लास कॉन्फ़िगरिंग ईमेल्स भी सेंड कर रहा है। SRP मतलब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो हम एक क्लास को ज़्यादा मल्टीपल टास्क नहीं दे सकते, एक क्लास एक ही काम करेगा। तो आफ्टर करेक्शन विथ SRP, यहाँ पे देखिए, मैंने ये ऑर्डर क्लास बनाया,
जो सिर्फ ऑर्डर प्रोसेस करेगा। देन हमने एक अलग से इनवॉइस क्लास बनाया जो सिर्फ इनवॉइस जनरेट करेगा, और हमने अलग से एक ईमेल क्लास भी बनाया जो सिर्फ ईमेल ही सेंड करेगा। तो हर एक क्लास को अपनी अपनी अलग अलग सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गई। इस तरह से हम नीडेड चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें ऑर्डर क्लास में चेंजेस चाहिए तो हम सिर्फ ऑर्डर क्लास में चेंज करेंगे। अगर हमें इनवॉइस क्लास में इस क्लास में कुछ चेंजेस करने हैं तो हम सिर्फ इस क्लास में चेंजेस करेंगे। अगर हमको कुछ ईमेल क्लास में अपडेट करना है तो हम सिर्फ इसी क्लास में अपडेट करेंगे। इस सेपरेशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है ना वो मोर मेंटेनेबल एंड मोर स्केलेबल होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालने जाऊँगी, अगर मैं इसमें कुछ फंक्शनलिटीज़ ऐड करने जाऊँगी तो ये पूरा क्लास डिस्टर्ब होगा ना। तो मेरे को क्या है, कोड ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा मेरा। इसमें कैसा है, सेपरेट सेपरेट क्लासेस है तो उसमें कुछ क्रिटिकल थिंकिंग आएगी ही नहीं। मुझको इनवॉइस क्लास में कुछ अपडेट करना है, मैं इनवॉइस क्लास में जाऊँगी, अपडेट करूँगी, दैट्स इट। मेरे बाकी के कोड को यहाँ पे टच भी नहीं हो रहा, तो ये कोड वैसे का वैसा रहेगा। मुझे इन दोनों चीज़ों में कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंडरस्टैंड? देन देखिए, तो नेक्स्ट है हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल, OCP। ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है। फर्स्ट देखा हमने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, सेकेंड हम देख रहे हैं OCP। इन ओपन क्लोज प्रिंसिपल, क्लासेस मॉड्यूल्स फंक्शन शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ये लाइन याद रखिए, ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर एंटिटीज लाइक क्लासेस मॉड्यूल्स फंक्शन एक्सेट्रा शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको एब्स्ट्रैक्शन क्लास या इंटरफेस यूज़ करना पड़ेगा। ओके, जहाँ पे ये डायग्राम में देखिए, यहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक इंटरफेस यूज़ किया है ना, वैसे ही आपकी जो बेसिक फंक्शनलिटीज़ है ना वो आपको इंटरफेस के अंदर लिखनी होती है। फिर वो इंटरफेस आप इनहेरिट करेगा आपका ये जो डिराइव क्लासेस है, रेक्टेंगल और सर्कल फॉर एग्जांपल लिया है हमने, इनको वो डिराइव करेगा। यानी चाइल्ड क्लास के अंदर आप अपनी फंक्शनलिटीज़ इम्प्लीमेंट करोगे। मतलब इंटरफेस जो है आपका, आप डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं करोगे, आप फंक्शनलिटीज जो है वो डिराइव क्लासेस में लिखोगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस में एक्सप्लेन कर देंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सिर्फ फंक्शनलिटीज़ डिक्लेयर करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। हमने पिछली वीडियो में देखा था ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम सिर्फ फंक्शनलिटीज़ डिक्लेयर करेंगे, इनकैप्सुलेशन क्लास में हम कोड लिखेंगे। वही आपको याद रखना है। अगर आपने पिछला वीडियो मिस किया है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसके उसके सिवा आपको ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो कंसेप्ट है वो समझ नहीं आएगी। मैंने ये एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास, ये सब उस वीडियो में ही सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम क्या करते हैं, सिर्फ फंक्शनलिटीज़ डिक्लेयर करते हैं। वहाँ पे हम बॉडी नहीं लिखते। बॉडी कहाँ लिखते हैं हम, उसके चाइल्ड क्लास के अंदर, जिस क्लास से आप उसे इनहेरिट कर सकते हो। सी इन दिस डायग्राम, मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्लास लिया है, ये नॉर्मल क्लास है, और मैंने यहाँ पर कुछ इंटरफेस भी नहीं लिया है। तो मुझे इसमें अगर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जाके उसका कोड मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, ये रेक्टेंगल का। तो ये क्या हो गया, तो ये रेक्टेंगल क्लास ओपन फॉर मॉडिफिकेशन हो गया। और ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है, फंक्शन शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। देखिए केस स्टडी में बताती हूँ मैं आपको। ये हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल का केस स्टडी है। ओके, एक रियल टाइम एग्जांपल लिया है हमने रिटेल डिस्काउंट सिस्टम का। ओके, तो अभी देखिए इस रिटेल डिस्काउंट सिस्टम में क्या हुआ है, यहाँ पर एक डिस्काउंट इंटरफेस लिया है हमने, विच डिफाइंस अ मेथड अप्लाई डिस्काउंट दैट ईच डिस्काउंट टाइप मस्ट इम्प्लीमेंटेड। ओके, देन कुछ डिस्काउंट की क्लासेस लिए हैं मैंने, जैसे बेसिक डिस्काउंट, सीजनल डिस्काउंट, लॉयल्टी डिस्काउंट, देन ये रेफरल डिस्काउंट भी लिया है। ओके, तो ये सब जो क्लासेस है ये डिस्काउंट इंटरफेस पर इम्प्लीमेंटेड है। हर एक क्लास का अपना अलग अलग तरीका है काम करने का, है ना। जैसे बेसिक डिस्काउंट डिस्काउंट अप्लाई करता है, सीजनल डिस्काउंट के हिसाब से अप्लाई करता है, लॉयल्टी डिस्काउंट उसके हिसाब से अपना डिस्काउंट अप्लाई करता है। यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास है डिस्काउंट कैलकुलेटर नाम का। तो ये जो चाइल्ड क्लास है ना डिस्काउंट कैलकुलेटर, ये एक इंटरफेस से डायरेक्टली इंटरैक्ट है, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है। देखिए ये चाइल्ड क्लास है, ये इसका चाइल्ड क्लास है ना, डिस्काउंट इंटरफेस रेफरल डिस्काउंट सीजनल डिस्काउंट का।
तो ये डायरेक्टली इससे इनहेरिट हो सकता है। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है यहाँ पे। ये एक लेवल हो गया बेस क्लास, देन ये सेकेंड लेवल हो गया डिराइव्ड क्लास, और ये डिराइव्ड क्लास का भी डिराइव्ड क्लास है। तो डिराइव्ड क्लास जो है ये यहाँ पर बेस क्लास का ये डिराइव क्लास है, और इस चाइल्ड क्लास का ये बेस क्लास है। ओके, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हमने देखो यहाँ पे ये देख लिया, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में। तो यहाँ पे हमने ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किया। ये जो डिस्काउंट इंटरफेस है ये डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है डिस्काउंट कैलकुलेटर से, एंड इट डजंट नीड टू बी मॉडिफाइड व्हेन वी ऐड सम न्यू डिस्काउंट। क्योंकि अगर कोई नया डिस्काउंट ऐड होगा तो वो इंटरफेस पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा ना नया डिस्काउंट, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट कैलकुलेटर से इंटरेक्ट कर लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये डिज़ाइन अब ओपन फॉर एक्सटेंशन है, क्योंकि विदाउट मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कोड आप इसमें नया डिस्काउंट टाइप कर सकते हो, जैसे स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह कुछ भी आप इस सब में ऐड कर सकते हो। और ये पूरा सिस्टम जो है ये क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन भी है, क्योंकि आप कुछ भी फंक्शनलिटीज अगर डिस्काउंट इंटरफेस में ऐड करते हो तो आपको ये जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है डिस्काउंट कैलकुलेटर, इसको मॉडिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये केस स्टडीज़ पीडीएफ में चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगी और उस पर ये सब केस स्टडीज़ अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको रेफरेंस लेने में आसानी हो जब आप बाद में वीडियो देखो तब। ओके, आपको पढ़ने के लिए आसानी हो, आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर इसमें मैंने सब एग्जाम्पल्स लिए हैं कि कौन सा प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, सिर्फ पढ़ने से ही आपको समझ आ जाएगा। ओके, समझ आ गया आपको ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है? ओपन क्लोज प्रिंसिपल होता है ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल LSP। Object of superclass should be replaceable with object of subclass without affecting the correctness of the program। मतलब जहाँ पर आपको बेस क्लास की ज़रूरत है वहाँ पर आप डिराइव क्लास को ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। ये होता है LSP। अभी वो कैसे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इमेजिन कि आपने कोई व्हीकल रेंटिंग सिस्टम डेवलप करी है किसी कार रेंटल कंपनी के लिए। सिस्टम सिर्फ स्टैंडर्ड कार्स रेंट करने के लिए है। ओके, ये जो सिस्टम है ये सिर्फ स्टैंडर्ड कार्स मतलब क्या, जो पेट्रोल डीजल पे चलती है ना, सिर्फ वही कार रेंट करने के लिए आपकी सिस्टम है। पर अब कंपनी चाहती है कि इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक कार्स भी इंक्लूड हो, क्योंकि अभी मार्केट में इलेक्ट्रिक कार्स आ गई है। अभी देखो आपके पास ये कार क्लास है। ओके, अब इस क्लास में आपको एक नया सब क्लास ऐड करना है जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक क्लास। ये इलेक्ट्रिक कार का प्रॉब्लम है, बट ये जो फंक्शनलिटी ये स्टार्ट इंजन एंड रिफ्यूल ये नॉट एप्लीकेबल है फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। तो आपको ये इलेक्ट्रिक कार्स इसमें ऐड करनी है विद दिस टू फंक्शनलिटीज। अकॉर्डिंग टू LSP, ऑब्जेक्ट ऑफ सुपर क्लासेस शुड बी रिप्लेसेबल विद ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लासेस विदाउट अफेक्टिंग द करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम। ये हमने अभी पढ़ा। तो अभी फॉर इंस्टेंस एनी प्लेस जहाँ बेस क्लास कार यूज किया है वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक कार क्लास यूज करना है। तो अब हमें ये कैसे करना है? सी, कार क्लास हैड अ फंक्शन रिफ्यूएल एंड स्टार्ट इंजन। ओके, अभी रिफ्यूएल स्टैंडर्ड्स कार के लिए ये फंक्शन यूज करेगा, बट इलेक्ट्रिक कार के लिए ये फंक्शन एरर थ्रो करेगा और उस फंक्शन का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। इट वायोलेट्स लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। वो इस प्रिंसिपल का पालन कर ही नहीं रहा, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिक कार की बात करेंगे तो इंजन स्टार्ट करना ये तो इलेक्ट्रिक कार के लिए वर्क कर जाएगा स्टार्ट इंजन, बट रिफ्यूएल ये यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में हम फ्यूएल ऐड ही नहीं करते। तो हमारा लिस्को प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज द रिफ्यूएल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रिक कार। सो इलेक्ट्रिक कार का ये जो सब क्लास है ये वायोलेट करेगा LSP के प्रिंसिपल को बाय इनहेरिटिंग अ मेथड दैट इट कैन मीनिंगफुल्ली यूज्ड। अब जब हम इस डिज़ाइन पर LSP अप्लाई करेंगे तो आफ्टर LSP हम कार क्लास को 2-3 अलग अलग टाइप में स्पेसिफाई करेंगे। कैसे, वो देखिए। हम क्या करेंगे,
एक व्हीकल क्लास बनाएंगे यहाँ पर, जिसपे जो बेसिक फंक्शनलिटीज़ है, जो फ्यूल कार को भी चलेगी और इलेक्ट्रिक कार को भी चलेगी, वो फंक्शनलिटी हम इसमें ऐड कर देंगे स्टार्ट इंजन। ओके, फ्यूल कार में भी स्टार्ट इंजन वर्क करेगा और इलेक्ट्रिक कार में भी स्टार्ट इंजन वर्क करेगा। अभी फ्यूल कार में हम क्या करेंगे, हम फ्यूल कार में रिफ्यूल एक फंक्शनलिटी डाल देंगे और इलेक्ट्रिक कार में अलग एक फंक्शनलिटी डालेंगे जो होगी रिचार्ज। ओके, अभी ये दोनों फंक्शनलिटीज अपने अपनी जगह पर सही है। रिफ्यूल फ्यूल कार के लिए वर्क करेगा और रिचार्ज इलेक्ट्रिक कार के लिए वर्क करेगा। अभी जो फ्यूल कार जो है, जो व्हीकल कार को इनहेरिट करके स्टार्ट इंजन ले रही है, तो इसमें कोई एरर थ्रू नहीं होगा, क्योंकि फ्यूल कार को भी इंजन स्टार्ट करने की फंक्शनलिटीज़ हमें देनी पड़ेंगी। और इलेक्ट्रिक कार जो है, ये जो व्हीकल से स्टार्ट इंजन इनहेरिट करेगा, तो इसमें भी कुछ एरर थ्रो नहीं होगा, ये भी अपनी जगह पर सही से वर्क करेगा। ओके, हमने ये लास्ट टाइम मल्टीपल इनहेरिटेंस देखा था। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास दो डिराइव क्लासेस को इनहेरिट कर सकता है, दो बेस डिराइव क्लासेस एक बेस क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, हमने देखा था ना। ये सेम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने दो क्लासेस बना है, तो पहले जब हम इलेक्ट्रिक कार क्लास को व्हीकल से इनहेरिट करेंगे ना, तो वो एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि व्हीकल क्लास में हमने कुछ भी अननेसेसरी फंक्शनलिटीज़ यूज़ नहीं की है। हमने इजीली दो क्लासेस बना के सिस्टम को फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल बनाया। अब अगर हमें इसमें से एक आधा भी व्हीकल टाइप ऐड करना होगा ना, जैसे कि हाइब्रिड व्हीकल्स वगैरह, तो हम कोड को चेंज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके बाजू में एक और अलग से क्लास बना लेंगे और यहाँ पे एक क्लास बनाकर हाइब्रिड कार डाल के उसमें भी स्टार्ट इंजन और उसकी जो अलग फंक्शनलिटी होती है वो डाल देंगे। हमें ये बाकी का कोड इंटरप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया आपको? देखो, ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये प्रिंसिपल्स बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इससे आपका कोड बहुत इजी हो जाएगा, आपको लिखने में भी इजी होगा, समझने में भी इजी होगा और अगले को समझाने में भी इजी पड़ेगा। इसलिए ये प्रिंसिपल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, देन नेक्स्ट प्रिंसिपल हम देखेंगे इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, ISP। ये हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग करना। जैसे इंटीग्रेशन करना मतलब जोड़ना होता है, वैसे ही सेम सेग्रीगेशन इंटीग्रेशन का अपोजिट वर्ड है। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग करना, सेपरेट करना। ISP says client should not be forced to depend on interface they don't used। ये प्रिंसिपल हेल्प करता है लार्ज इंटरफेसेस को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, ताकि जो स्मॉलर क्लासेस है वो सिर्फ वही फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म कर पाए जो रिक्वायर्ड है। अननेसेसरी फंक्शनलिटीज़ पे ये ध्यान नहीं देता है। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज हमने एक नोटिफिकेशन सिस्टम बनाया है जो ईमेल्स SMS के थ्रू अलर्ट नोटिफिकेशन पुश करता है। अब इसका ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होगा? यू माइट हैव अ सिंगल नोटिफिकेशन इंटरफेस दैट इंक्लूड मेथड फॉर ऑल टाइप ऑफ नोटिफिकेशंस। जैसे एक नोटिफिकेशन क्लास होगा जिसमें हम कुछ फंक्शनलिटीज़ डिफाइन होंगी, जैसे सेंड, जैसे हम उसमें डिफाइन करेंगे सेंड ईमेल, सेंड SMS, सेंड नोटिफिकेशन, सेंड पुश। अभी इसमें जो क्लास हमने बनाया है, हमने क्लास नोटिफिकेशन वो सारे फंक्शंस को, सारे इंटरफेस को, फंक्शनलिटीज़ को प्रोवाइड कर रहा है। ओके, जैसे हमने यहाँ पर एक जो नोटिफिकेशन क्लास बनाया है, ये नोटिफिकेशन क्लास क्या कर रहा है? ये सारे फंक्शनलिटीज़ को जो है वो सेंड ईमेल, सेंड SMS, सेंड पुश, ये सब जो फंक्शनलिटीज़ है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब उस फंक्शन की उसे ज़रूरत हो या ना हो, उसे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने वो इंटरफेस में डाला, वो सबको सेम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा। आपको ईमेल के नोटिफिकेशन, अगर सिर्फ ईमेल के नोटिफिकेशन चाहिए, फिर भी वो आपको क्लास वो सेम मेथड पूरे ईमेल पे भी लगाएगा और अननेसेसरीली वो SMS पे भी सेम मेथड लगाएगा और पुश पे भी सेम मेथड लगाएगा, भले ही आपको डाटा सिर्फ ईमेल का चाहिए। इस वजह से ये एप्लीकेशंस जो होते हैं ना, वो इनफ्लेक्सिबल हो गए। अभी हमें अगर एप्लीकेशन इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल से बनाना है तो हम क्या करेंगे? नोटिफिकेशन को इंटरफेस के द्वारा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? हम स्पेसिफिक इंटरफेस को डिफाइन करेंगे जो हमारा बेस क्लास होगा। जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है नोटिफिकेशन जो है ये हमारा बेस क्लास है। ओके, अब हम इसमें कुछ फंक्शनलिटीज़ ऐड करेंगे, फंक्शनलिटीज़ डिफाइन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया सेंड ईमेल, सेंड SMS, सेंड पुश। अब हम
हर एक फंक्शनलिटी का सेपरेट क्लास बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने बनाया ईमेल नोटिफिकेशंस, एसएमएस नोटिफिकेशंस, पुश नोटिफिकेशंस, जो नोटिफिकेशन सेंड करेंगे, एसएमएस ईमेल सेंड करेंगे। फिर हमारा दूसरा स्टेप होगा इम्प्लीमेंट कॉन्क्रीट क्लासेस, जो होंगे हमारे चाइल्ड क्लासेस। जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं ईमेल सर्विसेज, एसएमएस सर्विसेज, पुश सर्विसेज। आईएसपी यूज करने से क्या हुआ, फोकस्ड इंटरफेस बना हमारा। हर एक इंटरफेस का अपना एक पर्पस है, उसमें कुछ अननेसेसरी फंक्शनलिटीज, अननेसेसरी मेथड्स हमने ऐड नहीं किए हैं। इससे क्या होगा, हमारी प्रोग्राम की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी। क्लाइंट सिर्फ वही इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकता है जिसकी उसे ज़रूरत हो, अननेसेसरी इंटरफेस वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। और अब यह एप्लीकेशन मेंटेन करने के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ चेंजेस अगर करने हैं ना आपने, तो आप क्या करेंगे, एसएमएस में चेंजेस करें, सीधा एसएमएस में जाएंगे, एसएमएस में चेंज करेंगे। ये जो पूरा कोड है ये इंटरप्ट नहीं होगा उस चीज़ से। ओके, अगर आपको किसी भी इंटरफेस को थोड़ा सा भी कुछ चेंज करना है ना, तो उस चेंजेस से आपके पूरे बाकी के इंटरफेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इससे आप इजीली कोड मेंटेन कर पाओगे। समझ में आ गया आपको? तो हमारा सॉलिड का लास्ट प्रिंसिपल होगा डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, DIP। हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स, बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। DIP में हाई लेवल मॉड्यूल्स को लो लेवल मॉड्यूल्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाई लेवल मॉड्यूल्स एंड लो लेवल्स मॉड्यूल जो है, इन दोनों क्लासेस को एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस पे डिपेंड होना है। हम एक पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम बना रहे हैं यहाँ पर, जो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए पेमेंट मेथड हैंडल करेगा। एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड प्रोसेस करेगा, पेपल, बिटकॉइन। Initially, the application is tightly coupled to specific payments methods. For example, order processors class directly depends on concrete payment classes like credit cards payment or PayPal payments. C. According to dependency inversion principle, high-level modules such as order processor should not depend on low-level module like credit cards, PayPal and these Bitcoin payments. Instead, ये दोनों मॉड्यूल डिपेंड होने चाहिए उसके इंटरफेस पर, जो है ऑर्डर प्रोसेसर। ओके, ये जो मॉड्यूल है वो सब इस पेमेंट मेथड पे डिपेंड है, बल्कि इन दोनों को डिपेंड होना है ऑर्डर प्रोसेसर पे। तो वो हम कैसे करेंगे, अभी इसका सॉल्यूशन हम लेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम एक पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम बना रहे हैं। ओके, हमें एक पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम बनाना है जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन के जो पेमेंट्स है ना वो हैंडल करेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट हो गया, पेपल का पेमेंट, बिटकॉइन का पेमेंट, ये सब पेमेंट्स वो सिस्टम हैंडल करेगा। Initially, the application is tightly coupled to specific payment methods. For example, the order processor class directly depends on concrete payment classes like credit card payment or PayPal payment. According to dependency inversion principle, high-level models such as order processor should not depend on low-level model like credit card payment or PayPal payment. Instead, ये दोनों मॉड्यूल इंटरफेस पे डिपेंड होने चाहिए ना। इन द ओरिजिनल डिज़ाइन ऑर्डर प्रोसेस में स्पेसिफिक पेमेंट मेथड्स है, मतलब अगर हम ऑर्डर प्रोसेसर क्लास में नए पेमेंट मेथड ऐड करेंगे तो वो क्लास मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये सब हम एक ही इंटरफेस में डालेंगे ना। तो पेमेंट मेथड यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस में डालनी पड़ेंगे हमें। इट डिफाइंस कॉमन पे मेथड दैट ऑल पेमेंट टाइप मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। देन ऑर्डर प्रोसेसर क्लास जो है ये हाई लेवल मॉड्यूल हो गया, जो अब पेमेंट मेथड इंटरफेस पे डिपेंड है, जो कि पहले कॉन्क्रीट पेमेंट क्लासेस पे डिपेंड था। इट कैन एक्सेप्ट एनी पेमेंट मेथड दैट इम्प्लीमेंट द पेमेंट मेथड इंटरफेस। देन आते हैं कॉन्क्रीट पेमेंट क्लासेस पे, जो लो लेवल मॉड्यूल से, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, पेपल हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये सब इम्प्लीमेंट हो गए पेमेंट मेथड पे। इन फ्यूचर अगर आपको नया पेमेंट मेथड ऐड करना है, तो जैसे जीपे, एप्पल पे, तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इंटरफेस में सिर्फ एक नया क्लास बनाना पड़ेगा। That's it. Using DIP, we can easily add new payment methods without modifying high-level business logics. The system become more flexible, extendable and maintainable. Okay? ये 5 प्रिंसिपल जिस पर सॉलिड वर्क करता है। रिमेंबर, आप किसी भी OOP लैंग्वेज में अगर कोड लिखेंगे तो ये प्रिंसिपल आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं इन प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके,
केस स्टडी चाहिए होगी तो आप मेरे को डीएम कर दो, मैं आपको वो केस स्टडी टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। देन हम देखेंगे अगला प्रिंसिपल। अगला प्रिंसिपल है हमारा ड्राई डिजाइन पैटर्न। तो ड्राई डिजाइन पैटर्न क्या है? ड्राई स्टैंड्स फॉर डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है? मतलब एक कोड बार बार नहीं लिखना है हमें। एक बार हमने एक कोड लिख लिया, वो कोड हमको यूज करना है और वही कोड हमको बार बार यूज करके मॉडिफाई करके यूज करना है। अगर आप एक ही कोड बार बार लिखोगे तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा ना, उसमें कोड ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट का साइज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो बल्कि हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट फाइल। अगर फाइल बल्कि हो गया तो फिर वो सॉफ्टवेयर लैग करेगा आपका, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा ज़्यादा कोड की वजह से, ज़्यादा बल्कनेस की वजह से। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्राई प्रिंसिपल, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। सी, जब हम एक कंपनी में काम करते हैं ना, तो क्या होता है, हमें कंपनी प्रोजेक्ट ग्रुप में ऐड करती है। वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद कंपनी हमें दूसरे प्रोजेक्ट ग्रुप में ऐड करती है। तो हमको कोड लिखना होता है वहाँ पे। अगर आप डेवलपमेंट टीम से हो, हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो हमको वहाँ पे कोड लिखना होता है। अभी इसमें क्या हो जाता है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो सेम हो जाती है, काफ़ी सारा कोड सेम हो जाता है। जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट है तो सब ई कॉमर्स वेबसाइट पे लॉगिन पेज सेम जाएगा, साइन इन पेज सेम जाएगा, डाटा सेव करने का प्रोसेस सेम ही होगा ना। तो वो कोड हमको बार बार लिखना पड़ेगा। कई सारे एप्लीकेशन है जो सेम होते हैं, तो वो कोड सेम कोड हमको बार बार लिखना पड़ता है हर एक प्रोजेक्ट में अलग अलग से। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है हम लोगों का। तो हम क्या करते हैं, मतलब कंपनीज क्या करती है, वो कोड की लाइब्रेरीज बना लेती है। जिस कोड की हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी वो कोड लाइब्रेरी में हम सेव कर लेंगे। जैसे लॉगिन पेज का कोड हो गया, साइन इन पेज का कोड हो गया, और बाद में उस कोड को उस प्रोजेक्ट में रिट्रीव कर लेंगे। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरीज का यूज़ हो जाता है। इससे उनके डेवलपर का काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। सी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लाइब्रेरी बना हुआ है। ये क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी बना हुआ है। लाइब्रेरी का नाम है नेम स्पेस यूज़र ऑथेंटिकेशन सर्विस। नेम स्पेस इसलिए क्योंकि ये C# का कोड है। ओके, ये C++ का कोड है। लाइब्रेरी का नाम है यूज़र ऑथेंटिकेशन सर्विस। इसमें क्लास है ऑथेंटिकेशन। ये ऑथ जो है ये ऑथेंटिकेशन क्लास है। ओके, इसमें हमने फंक्शन डिफाइन किया है ऑथेंटिकेट यूज़र। इसमें हमने क्लास डिफाइन किया हुआ है ऑथेंटिकेट यूज़र, जिसमें यूज़र का नेम, पासवर्ड डिफाइन किया है हमने और उसका कोड लिखा हुआ है। ओके, ये जो है यहाँ पे ये उसका कोड लिखा हुआ है कर्ली ब्रेसेस में। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, हम कोड कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ कर्ली ब्रेसेस दिया हुआ है। ये कोड का बॉडी है। ये पूरी हमारी लाइब्रेरी है। ओके, अब आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो, ये हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। अब इसमें आपको ऑथेंटिकेशन सर्विस मतलब लॉगिन फंक्शनलिटीज ऐड करनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हम करेंगे यूजिंग लिखेंगे। उसके बाद हमारे जो लाइब्रेरी का जो नाम है यूज़र ऑथेंटिकेशन सर्विस, वो लाइब्रेरी का नाम वैसे का वैसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे और एक क्लास बना लेंगे लॉगिन। दैट्स इट। हमें सिर्फ इतना ही करना है। ये पूरा कोड नीचे का लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना लिखने से ये क्लास लाइब्रेरी का रेफरेंस ले लेगा और अपने आप वो सारी फंक्शनलिटीज अपने में ले लेगा। हमको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। दैट्स इट। हमें सिर्फ इतना ही करना है। मतलब इसमें आपको स्क्रैच से कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अब ये लाइब्रेरीज कंपनीज में भी होती है, या फिर आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट। मैं आपको बूटस्ट्रैप में सिखाऊंगी कि आप लाइब्रेरीज, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कैसे यूज़ कर सकते हो, वो सब हम देखेंगे बूटस्ट्रैप में। ओके, देन नेक्स्ट डिज़ाइन पैटर्न है हमारा यग्नि, YAGNI। अभी यग्नि स्टैंड्स फॉर यू एंट गना नीड इट। यग्नि फोकस करता है कि आपके कोड में कुछ भी अननेसेसरी फंक्शनलिटीज ऐड ना हो। आपको डॉक्यूमेंटेशन में जो फंक्शनलिटीज बनाई है सिर्फ वही फंक्शनलिटीज प्रोजेक्ट में ऐड करनी है। क्योंकि अननेसेसरी फंक्शनलिटीज अगर आप ऐड करोगे तो आपकी नेस्टेड फंक्शनलिटीज जो है वो रह जाएगी, या फिर आप उस नेस्टेड फंक्शनलिटीज पे कम फोकस कर पाओगे। तो आपका काम डेडलाइन के अंदर ख़त्म नहीं होगा क्योंकि आप ज़्यादा काम कर रहे हो। अगर आप नेस्टेड फंक्शनलिटीज़ पे फोकस करोगे तो आपका कोड इजीली मेंटेनेबल होगा। इससे एरर और बग्स आने का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। इसलिए हमें सारी डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करने हैं जब हम कोड लिखेंगे। ओके, सॉलिड भी यूज़ करना है, यग्नि भी यूज़ करना है, ड्राई भी यूज़ करना है। देन
नेक्स्ट डिज़ाइन पैटर्न है हमारा KISS। KISS स्टैंड फॉर कीप इट सिंपल स्टूपिड। इसका मतलब क्या है, इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है कि कोड सिंपल रहे और उसमें कुछ अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज ना हो, सॉल्यूशन सिंपल टू इम्प्लीमेंट रहे। जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर रूल, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल पढ़ा है ना हमने, बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो और फिर उस पर वर्क करो तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करेंगे। एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर उन फंक्शनलिटीज के ऊपर कोड लिखेंगे। ओके, ये सब प्रैक्टिकली जावास्क्रिप्ट में पढ़ाऊंगी मैं आपको। भले ही जावास्क्रिप्ट ओपी लैंग्वेजेस में ना आता हो, बट उसमें हमें सॉलिड तो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन ड्राई, अग्नि ये यूज़ होगा। सॉलिड वगैरह जब हम HTML CSS का जो प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, उसमें हमें सॉलिड, अग्नि ये सब यूज़ करना है प्रोजेक्ट बनाते वक्त। अभी देखो, KISS प्रिंसिपल हम कुछ वेज में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे हम कोड लिखने के लिए सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हैं, अननेसेसरी फीचर्स को अवॉइड कर सकते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर का प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं, कोड लिखते वक्त उसमें कमेंट्स ऐड कर सकते हैं ताकि आप इजीली कोड बाद में समझ पाओ और मेंटेन भी कर पाओ। ओके, यहाँ पर डिज़ाइन पैटर्न्स का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपना खुद का एक केस स्टडी बनाइए सॉलिड का, उसमें सॉलिड के 5 प्रिंसिपल्स विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करिएगा। खुद से बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि वो प्रिंसिपल वर्क कैसे करते हैं, सॉलिड वर्क कैसे करता है, यज्ञ वर्क कैसे कैसे करता है, KISS कैसे वर्क करता है, ड्राई कैसे वर्क करता है। आप खुद से बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप चैट GPT से भी बना सकते हो, कॉपी पेस्ट भी मारोगे तो पढ़ो एक बार, खुद से बनाओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सॉलिड डिज़ाइन पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें इंटरव्यूज़ में ये बहुत बारी पूछा जाता है। और ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो एक्चुअली हमें कंपनीज में काम आती है प्रोजेक्ट बनाते वक्त, और कंपनी एक्सपेक्ट करती है हमसे, HR एक्सपेक्ट करता है कि हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. If you find this video helpful, then subscribe to my channel Codon. Thank you guys. Thank you for watching.